जर्मनी के होल्टूर्फ शहर में मोरिट्ज नाम का एक लड़का फुटबॉल फाइनल मैच की तैयारी कर रहा है और उसके पिता होलार उसकी टीम के कोच भी हैं। तभी वह अपने बेटे को खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अभ्यास करते समय मोरिट्ज गलती से गेंद मेज पर मार देता है, जिसके लिए उसके पिता उसे डांटते हैं। फिर मोरिट्ज कार में जाकर अपनी माँ यानिना से कहता है कि वह खेल देखने आए, लेकिन उसकी माँ हमेशा काम में व्यस्त रहती है और कभी अपने बेटे का मैच नहीं देख पाती। लेकिन इस बार वह वादा करती है कि वह मैच देखने जरूर आएंगी। फिर सारी तैयारी के बाद मोरिट्ज और उसके पिता टीम को लेकर एप्लेकन के खिलाफ फाइनल खेलने जाते हैं। मैच के दौरान होल्टूर्फ की टीम 2-1 से पीछे रहती है। आखिरी पलों में मोरिट्ज को पास मिलता है और उसके पास बराबरी का गोल करने का मौका होता है, लेकिन उसी समय वह इमेजिन करने लगता है कि जैसे वह जर्मनी की नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड कप फाइनल में गोल कर रहा हो। तभी वह जोश में आकर बाइसिकल किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद पर मारने के बजाय वह गलती से एप्लेकन टीम के गोलकीपर की नाक पर लात मार देता है। फिर कुछ ही सेकंड बाद मैच खत्म हो जाता है और एप्लेकन की टीम कप जीत जाती है। इससे उसके साथी खिलाड़ी मोरिट्ज से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वह पहले भी अपनी कल्पनाओं की वजह से टीम को निराश कर चुका था। लॉकर रूम में मोरिट्ज को अपनी माँ यानिना मिलती है, जो देर से स्टेडियम पहुंची थी। वह अपने बेटे को दिलासा देती है। जब दोनों हुल्लार को ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं कि वह टीम की सचिव के साथ रोमांटिक पल बिता रहा है। यह देखकर यानिना गुस्से में तलाक मांगती है और मोरिट्ज को लेकर अपने पिता के शहर एप्लेन चली जाती है। लंबी यात्रा के बाद मोरिट्ज अपने दादा से मिलता है, जो गैराज चलाते हैं और गुस्सैल स्वभाव के हैं। वह अपना सामान अपनी माँ के पुराने कमरे में रखता है। यह नया बदलाव मोरिट्ज के लिए मुश्किल होता है, लेकिन यानिना उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। वह यह भी वादा करती है कि उसके दादा उसे एप्लेकिन स्टेडियम ले जाएंगे और शायद वह टीम में भी शामिल हो सकता है। फिर अगली सुबह उसके दादा रूडी उसे स्टेडियम ले जाते हैं और टीम के कोच रोथरी से बात करते हैं। दोनों की आपस में ज्यादा नहीं बनती, लेकिन रूडी फिर भी अपने पोते के लिए एक मौका मांगता है। कोच उस समय फोन पर व्यस्त होता है, इसीलिए वह टीम के कप्तान को कहता है कि वह मोरिट्ज को परखे, लेकिन कप्तान मार्क निकलता है, वही गोलकीपर जिसकी नाक पर मोरिट्ज ने पिछले फाइनल में गलती से लात मार दी थी। मार्क उसे पहचान लेता है और बाकी खिलाड़ियों को बुलाकर मोरिट्ज पर कई गेंदें मारते हैं। तब रूडी अपने पोते को वहां से निकाल कर ले जाता है। फिर अगली सुबह मोरिट्ज अपने नए स्कूल जाता है। फिर लंच के समय नेस नाम का एक लड़का उसके पास आकर बैठता है। वह भी अपने माता पिता के तलाक से गुजर रहा है। नेस उसे अपने भाई ईएमटीटी और दोस्त निको और कैटरीना से मिलवाता है। वे मोरिट्ज को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाते हैं। फिर कुछ देर बाद मार्क और एप्लेकिन टीम के खिलाड़ी वहां आ जाते हैं। कप्तान मार्क उन सब का मजाक उड़ाता है और उनकी गेंद को दूर फेंक देता है। वह कहता है कि उन्हें फुटबॉल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पास असली टीम भी नहीं है। यह सुनकर मोरिट्ज और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और अपने नए दोस्तों को कहता है कि वे सब मिलकर अपनी फुटबॉल टीम बनाएंगे और उन्हें अभ्यास के लिए मैदान चाहिए होता है। इसीलिए वह ढूंढते ढूंढते लैंडफिल के पास एक पुराना मैदान पाते हैं, जिसे देख मोरिट्ज को लगता है कि यही सही जगह है। इसके बाद वह नए यूथ कप के पंजीकरण के लिए जाता है। वह अपनी टीम का नाम डेविल किकर्स रखता है, लेकिन सचिव पूछता है कि टीम का कोच कौन है, वरना वे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते। इस मौके को नहीं गवाते हुए मोरिट्ज अपने दादा का नाम लिखा देता है, क्योंकि उसके दादा पहले फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। फिर आखिरकार सब मिलकर मैदान पर लौटते हैं और घास काटने की मशीन और कूड़े से मिली चीजों की मदद से अपना नया फुटबॉल मैदान तैयार करते हैं। काम पूरा होने पर मोरिट्ज खुशी से जश्न मनाता है और कहता है कि अब वह मार्क और उसकी टीम को सबक सिखाएगा, लेकिन बदकिस्मती से मार्क ये सब सुन लेता है। वह गुस्से में मोरिट्ज के पास आता है और उसे मारने की धमकी देता है। तभी अचानक छठी कक्षा के छात्रों का एक समूह वहां आता है। उनका लीडर एलेक्स होता है, जो पार्कोर करता है। एलेक्स मार्क और उसकी टीम को भगा देता है और मोरिट्ज से कहता है कि वह उनकी फुटबॉल टीम में शामिल हो जाए, जिसे सुन मोरिट्ज खुशी खुशी मान जाता है। फिर रात में यानिना अपने बेटे से कहती है कि वह अपने दादा रूडी के लिए खाना ले जाए। रूडी शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। फिर मोरिट्ज उनसे अपनी टीम का कोच बनने की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रूडी सिर्फ अपनी पत्नी मैरियन के बारे में बात करता है। वह बताता है कि पहले वह अपने दोस्त रोथरी के साथ एप्लेकिन टीम में स्ट्राइकर था, लेकिन जब दोनों को मैरियन से प्यार हो गया था, तब मैरियन ने रूडी को चुन लिया, तो रोथरी ने खुद को धोखा खाया हुआ महसूस किया। तभी से दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। फिर दादा को कोच बनने के लिए राजी न कर पाने के कारण मोरिट्ज घर लौट आता है और अगले दिन अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। वहां एलेक्स अपने दोस्तों से मिलवाता है, स्लीपी, टिम, कॉलिन, कॉन्स, एंडी और शैडो। इन सब के आने से अब टीम के पास पूरे 11 खिलाड़ी हो जाते हैं और वे यूथ कप में खेल सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एलेक्स और उसके दोस्त गोल करने के लिए पार्कोर के स्टंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर बार शॉट चूक जाते हैं। टीम की हालत ठीक नहीं होती, लेकिन मोरिट्ज सबको हिम्मत देता है और कहता है कि अगर वे मेहनत करें तो मार्क की टीम को हरा सकते हैं। फिर अभ्यास खत्म होने पर कैटरीना नाराज हो जाती है। उसे गुस्सा आता है कि मोरिट्ज सिर्फ मार्क को हराने के बारे में सोच रहा है, मजे से फुटबॉल खेलने के बजाय। मोरिट्ज नहीं समझ पाता कि वह ऐसा क्यों कह रही है। कैटरीना वहां से चली जाती है और घर लौट आती है। घर पर पता चलता है कि मार्क उसका सौतेला भाई है। उसके सौतेले पिता ने उसे फुटबॉल खेलने से मना किया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह लड़कियों
का खेल नहीं है और वे चाहते हैं कि वह टेनिस खेले। लेकिन कैटरीना फुटबॉल से बहुत प्यार करती है और वह खेलना नहीं छोड़ती। वह मैदान पर लड़कों के साथ प्रैक्टिस जारी रखती है। फिर भी वार्म अप के समय टीम के खिलाड़ियों में आपस में नहीं बनती और कई बार झगड़े हो जाते हैं। एक बार मोरिट्ज कैटरीना से गेंद पास करने को कहता है, लेकिन वह अब भी उससे नाराज रहती है और गेंद दूर फेंक देती है। यह देखकर मोरिट्ज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कैटरीना जानबूझकर टीम को खराब कर रही है ताकि मार्क और उसकी टीम जीत जाए। यह सुनकर कैटरीना भड़क जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। बाकी खिलाड़ी बीच बचाव करते हैं। फिर कुछ दिन बाद डेविल किकर्स और एप्लिकेंट टीम के बीच पहला क्वालिफाइंग मैच होने वाला होता है। एनएस जर्सी पर नंबर पेंट कर रहा होता है। तभी रेफरी मोरिट्ज से बात करता है। उसे पता चलता है कि टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ी हैं और कैटरीना अब तक नहीं आई। साथ ही उसने टीम का कोच भी मैदान पर नहीं देखा। मोरिट्ज उसे भरोसा दिलाता है कि कोच जल्दी आ जाएगा। फिर वह अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि दादाजी से उसका टेडी बियर लाने को कहें, क्योंकि वह उसका लकी चार्म है जिसे सुन यानिना वैसा ही करती है। और पहले तो रूडी घर से बाहर जाने में हिचकिचाता है, लेकिन फिर मान जाता है। उसे पता नहीं होता कि यह सब मोरिट्ज की एक योजना का हिस्सा है और वह ग्राउंड की ओर निकल जाता है। जैसे ही वह आता है, मोरिट्ज रेफरी से कहता है कि अब उनका कोच आ गया है। तभी कैटरीना भी आ जाती है और टीम पूरी हो जाती है। फिर आखिरकार मैच शुरू होता है, लेकिन खिलाड़ियों के बीच आपसी समझ की कमी के कारण डेविल किकर्स बुरी तरह हार जाते हैं। लेकिन उन्हें 12-0 से हरा देती है। इस शर्मनाक हार के बाद सब निराश हो जाते हैं, लेकिन मोरिट्ज हिम्मत देता है और कहता है कि उनके पास दूसरे क्वालिफाइंग मैच का मौका अभी भी है। जब वे अपने मैदान पर लौटते हैं तो देखते हैं कि कई ट्रैक्टर उस जमीन को खोद रहे हैं, क्योंकि वहां इमारत बनने वाली है। अब उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन मोरिट्ज एक और योजना बनाता है। रात को वह अपने दोस्तों को मॉल बुलाता है। वह अपने दादा का सिक्योरिटी कार्ड इस्तेमाल करके सबको अंदर ले जाता है। रूडी सो रहा होता है, इसलिए मोरिट्ज सबको कहता है कि वे बिना दादा को बताए मॉल में ही अभ्यास करें। फिर टीम ट्रेनिंग शुरू करती है। एक पास के दौरान मोरिट्ज फिर से बाइसिकल किक आजमाता है, लेकिन गोल नहीं कर पाता। गेंद एस्केलेटर पर जा गिरती है। ठीक उसी समय रूडी नीचे आ रहा होता है। वह बच्चों को मॉल में खेलते हुए देख लेता है। मोरिट्ज उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रूडी कहता है कि उसे पहले से सब पता है, इवन यह भी कि मोरिट्ज ने उसका नाम टीम के कोच के तौर पर लिख दिया है। बच्चों को डांटने या भेजने के बजाय रूडी कहता है कि सब में टैलेंट है, लेकिन वे अभी तक मिलकर टीम की तरह खेलना नहीं जानते। इसीलिए वह डेविल किकर्स का कोच बनने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें अगले प्लेऑफ मैच के लिए तैयार करता है, जो 4 दिन बाद होगा, जिसे सुन टीम बहुत खुश हो जाती है और रूडी की ट्रेनिंग शुरू होती है। वह उन्हें सिखाता है कि गेंद पर ज्यादा देर तक कैसे कंट्रोल बनाए रखें। अगले कुछ दिनों तक सब मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं। इवन मिट्टी के बर्तन की दुकान में ड्रिबलिंग का अभ्यास करते हैं, जिसे धीरे धीरे टीम बेहतर होने लगती है। फिर आखिरकार मैच का दिन आ जाता है, जहां उनका मुकाबला वॉलप्रिट से होना है। खेल शुरू होने से पहले रूडी बच्चों को असली जर्सी देता है और कहता है कि वे इन्हें तभी रख पाएंगे जब मैच जीतेंगे। पूरी टीम उत्साहित हो जाती है और नई यूनिफॉर्म पहनकर मैदान पर उतरती है। फिर खेल शुरू होता है, लेकिन डेविल किकर्स को फिर से मिलकर खेलने में दिक्कत होती है। खासकर मोरिट्ज और कैटरीना इस बात पर झगड़ते हैं कि आक्रामक खेल कौन खेलेगा। इसी बीच एलेक्स गेंद छीन लेता है और एक शानदार स्पिनिंग किक से गोल कर देता है, जिसे यह गोल उन्हें जीत दिला देता है। मैच के बाद रूडी पूरी टीम को रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि सब जश्न मना सकें, लेकिन बाहर आते ही मोरिट्ज अपने पिता को सड़क पर इंतजार करते हुए देखता है। उसके पिता उसे कार में बुलाते हैं और माफी मांगते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें मोरिट्ज और यानिना दोनों की याद आती है। वह अपने बेटे को उसकी फुटबॉल भी वापस देते हैं, लेकिन मोरिट्ज अब भी नाराज होता है और वहां से चला जाता है। फिर बाद में टीम मॉल लौटती है। जीत के बावजूद रूडी बच्चों को चेतावनी देता है कि वॉलपेरिट सबसे कमजोर टीम थी। वह कहता है कि अगर उन्हें आगे जीतना है तो उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, जिसे सुन टीम ने वादा किया कि अब वे अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। फिर कुछ दिनों बाद नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है, जिसमें डेविल किकर्स अंतिम 16 में खेलते हैं। खेल शुरू होता है और स्कोर 0-0 रहता है। फिर एक आक्रामक चाल में मोरिट्ज, कैटरीना और एलेक्स तीनों एक साथ गेंद के लिए दौड़ते हैं और आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से गेंद गोल में चली जाती है और डेविल किकर्स एक और जीत हासिल करते हैं। फिर अगले दिन क्वार्टर फाइनल का समय आता है। कैटरीना टीम से मिलने के लिए घर से निकलती है, लेकिन तभी उसका सौतेला पिता उसे रोक लेता है। रॉथकिक उसे फुटबॉल छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना अपने फैसले पर अडिग रहती है और ब्रेकन की टीम के खिलाफ मैच खेलने स्टेडियम दौड़ती है। सबके इकट्ठा होने पर रूडी बच्चों को समझाते हैं कि अब उन्हें व्यक्तिगत खेल छोड़कर टीम की तरह खेलना चाहिए, लेकिन मैच शुरू होने के शुरुआती मिनटों में डेविल किकर्स लगातार पास चूकते हैं और लगातार 2 गोल खा जाते हैं। उसी समय रॉथकिक मैच देखने स्टेडियम पहुंच जाता है। कैटरीना अपने सौतेले पिता को देखकर अपनी फुटबॉल प्रतिभा साबित करने का फैसला करती है। जब वह गेंद पर कंट्रोल करती है तो अपनी ड्रिबलिंग स्किल का इस्तेमाल करके विरोधी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देती है और शानदार किक से स्कोर कम कर देती है। फिर कुछ ही देर बाद वह फिर वही चाल दोहराने
की कोशिश करती है, लेकिन एरिया के अंदर उसे फाउल का सामना करना पड़ता है, जिसे रेफरी डेविल किकर्स को पेनल्टी देता है। फिर मोरिट्स किक लगाता है और एक सटीक शॉट मारकर स्कोर 2-2 से बराबर कर देता है। फिर कुछ समय बाद दूसरा हाफ शुरू होता है। धीरे धीरे टीम और एकजुट होने लगती है। एक पूर्वाभ्यास के दौरान कैटरीना गेंद एलेक्स को देती है। एलेक्स पीछे की ओर कूदता है और गेंद को किक करके गोल कर देता है। इससे डेविल किकर्स की एक और जीत तय हो जाती है। अब टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। फिर टीम मॉल में जश्न मनाने जाती है। वहां उन्हें फिर मार्क और उसकी टीम मिलती है। मार्क और उसके साथी जोर देते हैं कि डेविल किकर्स फाइनल तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मोरिट्स डरता नहीं है। वह मार्क को एक चुनौती देता है कि जो भी खिलाड़ी 5 मिनट तक गेंद अपने पास रखेगा वही जीत जाएगा। मार्क चुनौती स्वीकार कर लेता है। तभी एक तेज चाल में मोरिट्स गेंद छीन लेता है और अपने साथियों को दे देता है। फिर मॉल में जोरदार मुकाबला शुरू होता है और जल्दी ही डेविल किकर्स खुद को मार्क और उसकी टीम से घिरा हुआ पाते हैं। फिर एलेक्स गेंद लेकर सड़क की तरफ दौड़ता है, जिसे देख सुरक्षा गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी कलाबाजी से एलेक्स आसानी से बच निकलता है। 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए होते और डेविल किकर्स सड़क के बीच में कारों और पैदल चलने वालों को चकमा देते हुए एक दूसरे को गेंद पास करते हैं। अंत में गेंद एलेक्स के पास वापस आती है और वह किक करता है। मोरेड्स और मार्क के बीच दौड़ लगती है कि कौन गेंद पहले पकड़ेगा। इस दौरान गेंद मोरेड्स के हाथ में आ जाती है। पहली बार मोरेड्स अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में सफल होता है। जीत के बावजूद सड़क पर हंगामा होने की वजह से पुलिस आती है और दोनों टीमों को भागना पड़ता है। फिर कुछ मिनट बाद डेविल किकर्स खुश होते हैं कि उन्होंने मार्क को हरा दिया और एलेक्स की कलाबाजी के लिए उसे बधाई देते हैं, जिससे सुन एनएस कहता है कि एलेक्स स्कूल का सबसे कूल बच्चा है और पूछता है कि क्या उसके बारे में अफवाहें सच हैं। टीम के बाकी सदस्य ये बात समझ नहीं पाते, लेकिन एलेक्स को यह सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह वहां से भाग जाता है। इसी बीच कैटरीना के घर पर रोथकिक अपनी टीम की जीत पक्की करने और रूडी से बदला लेने की योजना बनाता है। वह सेमीफाइनल के रेफरी को बुलाता है और उसे बेईमानी से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। कैटरीना की मां बर्डी सब सुन लेती है, लेकिन अपने पति को नुकसान न पहुंचाने के लिए चुप रहती है। इन सब से अनजान मोरिट्स एलेक्स के घर जाता है ताकि वह पता लगाए कि वास्तव में क्या हुआ था। एलेक्स बताता है कि कुछ समय पहले वह एप्लेकिन टीम का हिस्सा था और एक बहुत महत्वपूर्ण मैच में खेलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसी दिन उसकी मां जेल गई थी ताकि उसके पिता को रिहा कराया जा सके, लेकिन बाद में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने एलेक्स से कहा कि वह अपने छोटे भाई टॉमी का ध्यान रखे, लेकिन एलेक्स को डर था कि वह टीम में अपनी जगह खो देगा, इसलिए उसने टॉमी को कमरे में अकेला छोड़ दिया। एलेक्स किसी तरह मैच खेलने गया और विनिंग गोल किया। जब वह घर लौटा तो पुलिस हर जगह थी। उसे पता चला कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तब से एलेक्स खुद को दोषी महसूस करता रहा। मोरिट्स सब सुनकर एलेक्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चला जाता है। फिर अगली सुबह एलेक्स सेमीफाइनल में नहीं आता, लेकिन रूडी बच्चों को उसकी कमी के बावजूद खेलने के लिए तैयार कर देता है और उसकी जगह एनएस को खेलने के लिए बुलाता है। एनएस खुश होता है और टीम मैदान में उतरती है। अंततः उनका सामना एप्लेकिन टीम से होता है। मैच शुरू होता है और दोनों टीमें गेंद पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ती हैं। इसी बीच निको पर पीछे से फाउल होता है, लेकिन रेफरी खेल को जारी रखने देता है। एप्लेकिन टीम बार बार विरोधियों को धक्का देती है और फाउल करती है, लेकिन रेफरी कुछ नहीं करता। जब डेविल कीकर्स भी ऐसा ही करते हैं और विरोधी पर फाउल करते हैं तो रेफरी उसे रद्द कर देता है और डेविल कीकर्स को फ्री किक देता है, जिससे स्कोर 1-0 हो जाता है। खेल जारी रहता है। तभी कैटरीना एक शानदार चाल चलकर गोल करने की कोशिश करती है, लेकिन एप्लेकिन गोलकीपर उसे रोक देता है। फिर एक और मौका आता है। मोरिट्स देखता है कि कैटरीना गेंद मांग रही है, लेकिन वह खुद गोल करने की कोशिश करता है और गेंद क्रॉस बार से टकरा जाती है। इस चूक के कारण मैच एप्लेकिन टीम की 1-0 से जीत के साथ समाप्त होता है। स्टैंड में खड़ी बर्डी सब देख रही होती है और अपनी बेटी पर गर्व करती है, लेकिन वह जानती है कि उसकी टीम की हार उसके पति की धोखाधड़ी की वजह से हुई। बाद में रोथकिक जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी देता है। कैटरीना उदास होती है। यह देखकर बर्डी अपने पति को मनाने की कोशिश करती है कि वह अपनी टीम में कैटरीना को शामिल कर ले, लेकिन वह कहता है कि वह अपनी टीम में लड़कियों को नहीं लेगा। इस बीच मोरिट्स और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। रोथकिक उसके दादा को सुरक्षा गार्ड की नौकरी से निकाल देता है। यानिना के पास भी अभी तक नौकरी नहीं है और वह नहीं जानती कि खर्चों में कैसे मदद करेगी। फिर मोरिट्स जब घर लौटता है तो यानिना उससे पूछती है कि मैच कैसा रहा, लेकिन मोरिट्स गुस्से में होता है और अपनी मां पर चिल्लाता है। वह कहता है कि वह इस जगह से थक गया है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपनी मां को दोषी ठहराता है, जिससे सुन यानिना अपनी हद पार कर देती है और उसे सजा के तौर पर कमरे में भेज देती है। इस बहस के बाद वह रोती है और नहीं जानती कि क्या करे। तभी वह बाहर हुलार की आवाज सुनती है। हुलार फिर से माफी मांगता है और मोरिट्स से बात करना चाहता है। तभी दूसरी ओर कैटरीना की मां की मदद से रोथकिक की धोखाधड़ी का पता चला और एप्लेकिन टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस वजह से मोरिट्स की टीम को फाइनल में खेलने का एक और मौका मिलता है। फाइनल में उनकी टीम हुलार की टीम होल्टूर्फ के खिलाफ खेलेगी, जिसे सुन मोरिट्स यानिना से कहता है कि वह खेल देखने आए, क्योंकि अब उन्हें बातचीत करके फिर से एक परिवार बनने की जरूरत है। यह सुनकर यानिना बहुत खुश होती
होती है और फिर मोरिट्ज कैटरीना को यह खबर देने दौड़ता है। मोरिट्ज कैटरीना के घर पहुंचकर खिड़की से उसे बुलाता है और खेल के दौरान उसे गेंद न दे पाने के लिए माफी मांगता है। वह वादा करता है कि अब से वे साथ खेलेंगे और टीम को फिर से एकजुट करेंगे। कैटरीना मान जाती है और खिड़की से नीचे उतरने लगती है। तभी मार्क आता है और कहता है कि वह उन्हें जाने नहीं देगा। वह मोरिट्ज को लड़ने की चुनौती देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोरिट्ज एक आश्चर्यजनक हमला करता है और मार्क की नाक फिर से टूट जाती है। मोरिट्ज कहता है कि अब उसे अकेला छोड़ दे। इसके बाद मोरिट्ज और कैटरीना भागकर बाकी टीम से मिलने दौड़ते हैं। जब टीम फिर से मिलती है तो रूडी भी वहां पहुंच जाता है। वह खुद को निराश महसूस करता है कि वह लड़कों की मदद नहीं कर पाया। फिर थोड़ी शराब पीने के बाद वह अकेले सड़क पर निकल पड़ता है। आधे रास्ते में वह सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, तभी एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। फिर अगली सुबह जब मोरिट्ज को यह खबर मिलती है तो वह अपने दोस्तों के साथ अस्पताल जाता है और वहां यानिना बाहर इंतजार कर रही होती है, लेकिन सौभाग्य से रूडी दुर्घटना में बच जाता है। रूडी जब लड़कों से रोड किक की धोखाधड़ी के बारे में सुनता है तो वह और भी प्रेरित हो जाता है कि ग्रैंड फाइनल में टीम के साथ जाए, लेकिन उसका पैर टूट गया है, इसलिए वह स्टेडियम नहीं जा पाएगा। कोच के बिना टीम खेल नहीं सकती, लेकिन मोरिट्ज इसका हल ढूंढ लेता है। मैदान पर हुल्लार अपनी टीम का प्रशिक्षण पूरा कर लेता है, लेकिन वह यानिना और मोरिट्ज के बारे में सोचता रहता है। फिर कुछ ही मिनट बाद वह अपनी पत्नी यानिना को मैदान में प्रवेश करते हुए देखता है और उससे एक और मौका मांगता है। वह यह भी पूछता है कि रूडी कहाँ है। यानिना बताती है कि वह बीमार है और वह डेविल किकर्स की टीम की कोच बनकर उसकी जगह लेगी। हुल्लार यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन यानिना उसे शुभकामनाएं देती है और टीम से मिलने वापस चली जाती है। फिर खेल शुरू होने से पहले एलेक्स और उसके पिता मैदान पर आते हैं। एलेक्स टीम में फिर से खेलने के लिए कहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसकी वर्दी लौटा देते हैं। यानिना फिर रूडी को फोन करती है और स्पीकर फोन पर सभी को शुभकामनाएं देता है। वह अपने पोते से सीधे बात करता है और उसे एक सच्चे कप्तान की तरह टीम का नेतृत्व करने के लिए कहता है, जिसे सुन मोरिट्ज वादा करता है कि वह ऐसा करेगा। फिर जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर आती हैं, रेफरी सीटी बजाता है और ग्रैंड फाइनल शुरू हो जाता है। खेल के दौरान रूडी फोन पर यानिना को निर्देश देने की कोशिश करता है, लेकिन वह खेल के बारे में कुछ नहीं जानती, इसीलिए वह खिलाड़ियों को और उलझा देती है। फिर स्थिति और बिगड़ जाती है। होल्टॉफ टीम बढ़त लेने लगती है और गोल करके स्कोर बनाना शुरू कर देती है। खेल जारी रहता है और एक खतरनाक स्थिति में डेविल किकर्स होल्टॉफ स्ट्राइकर के खिलाफ मैदान के पास एक फ्री किक लेने की कोशिश करती है। खेल शुरू होने से पहले मोरिट्ज और बाकी खिलाड़ी एक दीवार बनाते हैं, लेकिन जैसे ही किक ली जाती है, विरोधी खिलाड़ी शूट करता है और दूसरा गोल कर देता है। फिर कुछ ही समय बाद पहला हाफ खत्म हो जाता है। यानिना नहीं जानती कि अब क्या करे, इसीलिए रूडी उसे समझाता है कि फुटबॉल की रणनीति को केक बनाने की रेसिपी की तरह सोचो। यानिना थोड़ा उलझी हुई होती है, लेकिन फिर वह सभी को वापस बुलाती है और कहती है कि खेलो जैसे कि आप केक बना रहे हो। वह रेसिपी समझाती है जिसमें पैन में 3 अंडे डालने से शुरुआत होती है। जैसा कि उम्मीद थी, लड़के और भी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मोरिट्ज समझ जाता है कि उनकी माँ उन्हें अपने गठन को बदलने के लिए कह रही है और 3 खिलाड़ियों को हमले पर लगा देता है और मोरिट्ज आगे खेलता है, जबकि बाकी टीम डिफेंस संभालती है। जैसे ही मैच शुरू होता है, डेविल किकर्स आपस में पास करते हैं। गेंद एलेक्स तक पहुंचती है जो अपनी स्पिनिंग किक से गोल कर देता है, जिसे रणनीति काम कर जाती है और यानिना और भी रेसिपी टिप्स देती रहती है। मोरिट्ज सब समझकर बाकी टीम को सही पास देने की कोशिश करता है। एक और हमले में एलेक्स पास मांगता है और पूरे मैदान को पार करते हुए गेंद तक पहुंचकर किक करता है और एक और गोल कर देता है, जिससे स्कोर बराबर हो जाता है। लेकिन डेविल किकर्स फिर से जोरदार वापसी करते हैं। तभी शैडो गेंद मोरिट्ज की ओर फेंकता है। मोरिट्ज पहले की तरह विश्व कप फाइनल का सपना देखता है और गोल पर निशाना लगाता है, लेकिन इस बार वह गेंद अपनी छाती पर फंसा लेता है और कैटरीना की ओर बाइसिकल किक मारता है। कैटरीना पहली ही शॉट में गोल कर देती है। इस तरह यूथ कप का मैच खत्म होता है और डेविल किकर्स विजेता बनती है। आसपास के सभी लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। तभी हुलार भी वहां आता है और विरोधी टीम की बेंच पर जाकर यानिना और मोरिट्ज को बधाई देता है। अंत में परिवार में फिर से मेल मिलाप हो जाता है और डेविल किकर्स की टीम जीत का कप उठाती है। फिर मोरिट्ज कैटरीना के पास जाता है और उसे गोल करने के लिए बधाई देता है। कैटरीना उसे पास देने के लिए धन्यवाद कहती है। दोनों अब अपने पुराने मतभेद भूल चुके हैं और आने वाले मैचों में टीम की अगुवाई करेंगे। हो सकता है कि एक दिन मोरिट्ज को जर्मन नेशनल टीम में खेलने और लंबे समय से सपना देखा बाइसिकल किक गोल करने का मौका मिले। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताइए।